सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कल मैं तुम्हारे ऑफिस होकर आया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। सो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा। यहाँ पर ये किससे बता रहा है कि कल मैं तुम्हारे ऑफिस होकर आया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टॉप्ड बाय योर ऑफिस यस्टरडे बट यू वरंट देयर। आई स्टॉप्ड बाय योर ऑफिस यस्टरडे बट यू वरंट देयर। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है स्टॉप बाय। स्टॉप बाय का क्या मतलब है? इस तरीके से समझो कि आप कहीं जा रहे हो, है ना, तो रास्ते में आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त का घर पड़ा तो आप उससे मिले और वापस अपने रास्ते पर चल दिए। तो ये जो होकर आना, किसी घर रास्ते में जाते जाते होकर आना, किसी जगह रास्ते में जाते जाते होकर आना, उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं स्टॉप बाय का। जैसे कि यहाँ पर इससे बता रहा है ये कहीं जा रहा था तो रास्ते में किसी का ऑफिस पड़ा है, उस ऑफिस में होकर आया, लेकिन जिसके लिए गया था वो था नहीं ऑफिस में। तो उससे बता रहा है कि आई स्टॉप्ड बाय योर ऑफिस यस्टरडे बट यू वरंट देयर, यानी कल मैं तुम्हारे ऑफिस होकर आया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अपने लड़के से कह रहा है कि घर आते समय अपने अंकल के घर होते आना, यानी अपने लड़के से कह रहा है कि जब तुम घर वापस आओ तो अपने अंकल का घर रास्ते में पड़ेगा, तो बता रहा है कि अपने अंकल के घर होते आना। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप बाय योर अंकल्स हाउस ऑन योर वे होम। स्टॉप बाय योर अंकल्स हाउस ऑन योर वे होम, यानी घर आते समय अपने अंकल के घर होते आना। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये बता रही है कि रास्ते में पोस्ट ऑफिस होते हुए आई। बता रहे कि मैं रास्ते में पोस्ट ऑफिस होते हुए आई। ये आ रही थी, रास्ते में पोस्ट ऑफिस पड़ा, इसे कुछ काम था तो वहाँ पर ये होती हुई आई। बता रही है कि ऑन द वे आई स्टॉप्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। ऑन द वे आई स्टॉप्ड बाय द पोस्ट ऑफिस, यानी रास्ते में पोस्ट ऑफिस होते हुए आई, इसलिए मुझे यहाँ आने में इतना समय लग गया। दैट्स वाई इट टुक मी सो लॉन्ग टू गेट हेयर। दैट्स वाई इट टुक मी सो लॉन्ग टू गेट हेयर, इसलिए मुझे यहाँ आने में इतना समय लग गया। मैंने अपना सामान इकट्ठा किया और अपने सूटकेस में रखा। यहाँ पर ये बता रहा है कि आई गैदर्ड टुगेदर माई थिंग्स एंड पुट देम इन माई सूटकेस। बता रहा है कि आई गैदर्ड टुगेदर माई थिंग्स एंड पुट देम इन माई सूटकेस, यानी मैंने अपना सामान इकट्ठा किया और अपने सूटकेस में रखा। मैं पोस्ट ऑफिस तक चला जहां से मैंने सेंट्रल स्टेशन के लिए बस ली। तो बता रहा है कि आई वॉक्ड एज फार एज द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि पोस्ट ऑफिस तक, एज फार एज द पोस्ट ऑफिस आई वॉक्ड, मैं चला। वेयर, जहां से आई टुक द बस फॉर सेंट्रल स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन के लिए मैंने बस ली। इस तरीके से हम बताते हैं कि मैं कैसे आया यहाँ पर किसी को। तो जैसे कि यहाँ पर ये अपने बारे में बता रहा है कि आई वॉक्ड एज फार एज द पोस्ट ऑफिस वेयर आई टुक द बस फॉर सेंट्रल स्टेशन, यानी मैं पोस्ट ऑफिस तक चला जहाँ से मैंने सेंट्रल स्टेशन के लिए बस ली। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे वहां पिकअप करने वाला कोई नहीं था, यानी मुझे लेने वाला वहां कोई नहीं था। When I arrived at the station, there was no one to pick me up. When I arrived at the station, there was no one to pick me up, यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा तो वहां मुझे लेने वाला, पिकअप करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने यहाँ पहुंचने के लिए टैक्सी ली। बता रहा है कि so I took a taxi to get here in time. So I took a taxi to get here in time. बता रहा है कि तो मैंने यहाँ समय पर पहुँचने के लिए टैक्सी ली। So I took a taxi to get here in टाइम। काश तुमने मेरा फ़ोन उठा लिया होता। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इन्होंने इसका फ़ोन नहीं उठाया, जिससे बात कर रहे हैं उन्होंने इसका फ़ोन नहीं उठाया, तो कह रहा है कि काश तुमने मेरा फ़ोन उठा लिया होता। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू हैड। आई विश यू हैड, उसके बाद जो हम बात करना चाह रहे हैं उस वर्ब का यहाँ यूज़ होगा। जैसे कि फ़ोन उठाने की बात चल रही है तो इसके लिए हम पिकअप का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग। यहाँ पिक के बाद ईडी ज़रूर आएगा, पिक्ड अप होगा। यहाँ पर कह रहा है कि आई विश यू हैड पिक्ड अप द फ़ोन। आई विश यू हैड पिक्ड अप द फ़ोन, यानी काश तुमने फ़ोन उठा लिया होता, मुझे यहाँ पहुँचने में काफ़ी मुश्किल हुई। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड अ हार्ड टाइम टू गेट हेयर। आई हैड अ हार्ड टाइम टू गेट हेयर, कह रहा है कि मुझे यहाँ पहुँचने में काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी मुश्किल हुई। आई हैड अ हार्ड टाइम टू गेट हेयर। काश आपने बता दिया होता कि आप आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी मुश्किल सुन के कह रहा है कि काश आपने बता दिया होता कि आप आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने आने से पहले ने बताया नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि काश, आई विश यू हैड टोल्ड अस, तुमने हमें बता दिया होता। आई विश यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, कि तुम आ रहे हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी पे मत जाना, यहाँ पर वर का यूज़ होगा। भले ही हिंदी में यहाँ है आ रहा हो, लेकिन ये सेंटेंस जो है पास्ट में है, बात पास्ट में चल रही है। कह रहा है कि आई विश यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, काश तुमने हमें बता दिया होता कि तुम आ रहे हो। अगर तुम हमें बता देते कि तुम आ रहे हो, इफ़ यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, इफ़ यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, यानी अगर तुम्हें बता देते कि तुम आ रहे हो, इफ़ यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, तो हम तुम्हें लेने आ जाते हैं। वी वुड हैव कम टू पिक यू अप, वी वुड हैव कम टू पिक यू अप, तो हम तुम्हें लेने आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, अगर तुम्हें बता देते कि तुम आ रहे हो, वी वुड हैव कम टू पिक यू अप, तो हम तुम्हें लेने
आ जाते हैं। मैं नहीं चाहता ये मीटिंग 20 मिनट से लंबी चले, तो इसे कहीं जाना है, चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये मीटिंग ख़त्म हो जा। तो यहाँ पर सब मेंबर से कह रहा है कि मैं नहीं चाहता ये मीटिंग 20 मिनट से लंबी चले। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट दिस मीटिंग टू लास्ट नो मोर देन 20 मिनट्स। आई डोंट वॉन्ट दिस मीटिंग टू लास्ट नो मोर देन 20 मिनट्स, यानी मैं नहीं चाहता कि ये मीटिंग 20 मिनट से लंबी चले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें समझाना इतना मुश्किल होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर थॉट इट वुड बी दिस हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड। आई नेवर थॉट इट वुड बी दिस हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड, यानी मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें समझाना इतना मुश्किल होगा। आई नेवर थॉट इट वुड बी दिस हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मुझे पूरे रास्ते खड़ा रहना पड़ा। इस तरीके से हम सबके साथ होता है, कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है कि हमें खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम इस बात को बताते हैं, जैसे कि इसके साथ जो बीती है बता रहा है कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मुझे पूरे रास्ते खड़ा रहना पड़ा। इस इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रेन वॉज सो क्राउडेड दैट आई हैड टू स्टैंड ऑल द वे। The train was so crowded that I had to stand all the way, यानी ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मुझे पूरे रास्ते खड़ा रहना पड़ा। The train was so crowded that I had to stand all the way. I offered my seat to a mother with a small child. तो बता रहा है कि मुझे सीट तो मिल गई थी, लेकिन मैंने वो एक औरत को ऑफर कर दी जिसकी गोद में छोटा बच्चा था। बता रहा है कि I offered my seat to a mother with a small चाइल्ड। अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। सो फ्रेंड्स, इसके यहाँ आने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, किसी की मौत हो गई, तो बेचारा पछता रहा है, कह रहा है कि अगर मैं यहाँ आया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे इफ़ आई हैडंट कम हेयर। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। जब कुछ हो जाता है उसके बाद में पछताते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता है, वैसा नहीं होता तो वैसा हो जाता। उस सिचुएशन में हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इफ़ के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बता रहा है कि इफ़ आई हैडंट कम हेयर, यानी अगर मैं यहाँ ना आया होता, इफ़ आई हैडंट कम हेयर दिस नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं होता। इफ़ आई हैडंट कम हेयर दिस नेवर वुड हैव हैपेंड, यानी अगर मैं नहीं आता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। उसने टॉम पर चोरी करने का आरोप लगाया, लेकिन टॉम ने इससे इनकार कर दिया। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा शी अक्यूज टॉम ऑफ स्टीलिंग हर मनी। शी अक्यूज टॉम ऑफ स्टीलिंग हर मनी, यानी उसने टॉम पर चोरी करने का आरोप लगाया, बट टॉम डिनाइड इट, लेकिन टॉम ने इससे इनकार कर दिया। आज वो एक जानी मानी सिंगर है। यहाँ पर किसी के बारे में बता रही कि कल कोई किसी के बारे में बता रही कि वो बहुत गरीब थी, लेकिन आज वो एक जानी मानी सिंगर है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टुडे शी इज़ अ वेल नाउन सिंगर। टुडे शी इज़ अ वेल नाउन सिंगर, यानी आज वो एक जानी मानी सिंगर है। टुडे शी इज़ अ वेल नाउन सिंगर। मुझे पूरा यकीन है उसे फंसाया जा रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम प्रीटी श्योर ही इज़ बीइंग सेट अप। तो यहाँ पर सेटअप का यूज़ हुआ है फंसाने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर ही इज़ बीइंग सेट अप, यानी मुझे पूरा यकीन है कि उसे फंसाया जा रहा है। आई एम प्रीटी श्योर ही इज़ बीइंग सेटअप। मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन नो मूड टू टॉक। आई एम इन नो मूड टू टॉक, यानी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड टू टॉक, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन। आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया है? इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन। डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया है? डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया है। तो सामने वाला इंसान जवाब दे रहा है कि नो वन नोज़, यानी कोई नहीं जानता। नो वन नोज़ वेयर ही हैज़ गॉन, वो कहाँ गया है। नो वन नोज़ वेयर ही हैज़ गॉन, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने अपनी पुरानी वीडियो के रिपीट किए, इसलिए कि जो हम पढ़ चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम इन्हें भूल जाएंगे, क्योंकि एक बार में किसी के भी कुछ भी याद नहीं होता। अगर हमें कुछ बोलना है या इसकी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमें उन्हें रिपीट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।